हेलो बच्चों, आज के सेशन में सीजी व्यापम आरएचयू में मेंशन्ड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के टॉपिक में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक डिस्कस करूंगी और ये सब टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे बायोफ्यूल्स के पूरे कॉन्सेप्ट को। बायोफ्यूल क्या है, बायोमास क्या है, बायोडीजल क्या है, व्हाट इज ट्रांसएस्टरिफिकेशन, ये सारे प्रोसेसेस को इन डिटेल आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ डाउट्स जो बच्चों के मेरे पास आ रहे थे कि मैम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को किस किताब से पढ़ा जाए, तो मैं आप सभी को किताब भी दिखा देती हूँ इधर, अगर आपसे हो पाए तो बिल्कुल पढ़ ले। ये किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं। बुक का आप साइज तो देख ही रहे होंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड किताब ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो बेटा ये जो सवाल आप पूछते हो कि कौन सी किताब से पढ़ें, सबसे स्टैंडर्ड बुक का नाम मैंने आपको बता दिया और आपने इसका थिकनेस भी देख लिया। इसके 2 अलग अलग वॉल्यूम्स हैं और इसमें इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन माइकल ओझा के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो आपको उसके लिए अलग बुक प्रेफर करना पड़ेगा। इतना समय है आपके पास, सीरियसली 2 महीने भी कम पड़ जाएंगे शायद इस तरह के 2 वॉल्यूम्स को पढ़ने के लिए। इसलिए अगर कहीं पर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट को सिंपलर फॉर्म में पढ़ाया जाए, उसको पढ़ना प्रेफर कीजिए, सो दैट आप अपने बचे हुए समय को रिवीजन में और सवालों को सॉल्व करने में ज्यादा लगा पाओ। वो टीचर पर छोड़ दो ना, टीचर से थोड़ा मेहनत तो करवाओ। सो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आज के बाद डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बढ़िया से बढ़िया मैटर यहाँ पर कंपाइल करके लाए हैं और आप देखोगे कि इसी पर्टिकुलर मैटर से पिछली बार सवाल भी आया है। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, पहले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए टॉपिक पर बेस्ड सवाल को बताती हूँ, उसके बाद हम अपनी टॉपिक को डिटेल में शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये पिछली बार का सवाल है बेटा, क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट, आपको मिल जाएगा सवाल। बायोडीजल इज केमिकली कॉल्ड एज, बायोडीजल को हम केमिकली क्या कहते हैं? ऑप्शंस आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ट्रांस एस्टरिफाइड फ्यूल, फ्री फैटी एसिड, अल्काइल ईस्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आगे नेक्स्ट सवाल, बायोमास इन लार्ज क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस क्विकली बाय। बच्चे को ये तो क्लियर होता ही नहीं कि बायोमास क्या है, बायोडीजल क्या है, तो ये सारे सवालों को बनाने में दिक्कत तो जाएगी बेटा, इसीलिए सही डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी है। बायोमास को बड़े क्वांटिटी में कम समय में प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से किस चीज को यूज करोगे? तीसरा और आखिरी सवाल तो कुछ बच्चों को पहली नजर में केमिस्ट्री लगेगा, बट ना ना ना, इट इज नॉट केमिस्ट्री, ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के ही अंदर दिया गया टॉपिक है। एक बार सवाल पढ़ो, अमंग एल्कोहल्स, एल्कोहल में से मीथेनॉल एंड इथेनॉल आर यूज्ड कमर्शियली बिकॉज ऑफ। हालांकि ये सवाल अधूरा है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि किस चीज के लिए आप मीथेनॉल और इथेनॉल को यूज करने की बात कर रहे हो। बट क्योंकि मैंने पढ़ा है, तरह तरह की बुक्स को देखना पड़ता है हम टीचर्स को, तो ये चीज क्लियर है कि ये बायोडीजल पर आधारित सवाल है। लगेगा केमिस्ट्री है बट बायोडीजल पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए पढ़ना शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ कि आखिर ये जो बायोफ्यूल, बायोफ्यूल सुनते आए हैं हम बचपन से और आज के जमाने में ज्यादा सुनाई देता है कानों में, ये क्या होता है? फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ये आप सभी बच्चे जानते हैं और मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि बायो शब्द अगर कहीं पर जुड़ जाए तो इसका मतलब है, बायो मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई ऐसी चीज जिसका लेना देना लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, उसके लिए हम बायो वर्ड का यूज करते हैं। बायोलॉजी स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होता, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एनी फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास। बायोमास से मिलने वाले ईंधन को ही बायोफ्यूल कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि बच्चों को बायोमास का ही मतलब नहीं पता है, तो बायोफ्यूल कहां से समझ में आएगा? बायोफ्यूल बायोमास से मिलता है, सबसे पहली चीज तो ये। अब आओ पढ़ते हैं बायोमास क्या है। तो बायोमास इज ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोमास हर वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो या तो प्लांट से प्राप्त किया जाता है या फिर एनिमल से प्राप्त किया जाता है। अब ये ऑर्गेनिक चीजों की पहचान कैसे होती है? तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में पाए जाते हैं, साथ में प्रेजेंट हो, जैसे कि CH4, ये ऑर्गेनिक है, बिना डाउट के ये ऑर्गेनिक होगा बिकॉज इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। अगर कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है
तो ऑर्गेनिक नहीं होगा। हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं होगा। दोनों है तभी ऑर्गेनिक होगा। सबसे पहला पॉइंट, बायोफ्यूल बायोमास से मिलता है। बायोमास क्या है? ये हर उस ऑर्गेनिक मटेरियल को बायोमास कह सकते हो जो कि या तो प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले। आगे बढ़ते हैं, बायोमास में क्या क्या चीजों को शामिल कर सकते हो? तो बायोमास में सबसे पहली चीज तुम्हारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल प्लांट्स भी आ जाएंगे। दूसरी चीज क्या आएगी? फॉरेस्ट में लगने वाले क्रॉप्स या फॉरेस्ट में लगने वाले ट्रीज, क्योंकि वो भी तो प्लांट ही है भाई। क्या पेड़ हो जाने से कोई चीज एनिमल थोड़ी ना बन जाता, रहता तो प्लांट ही है। फॉरेस्ट क्रॉप्स, क्रॉप रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? पैरा, स्ट्रॉ जिसे आप कहते हो, स्टॉक, पत्तियां, जड़ वगैरह आते हैं। साथ ही साथ बायोमास में एग्रो प्रोसेसिंग रेसिड्यू भी आता है। एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जो भी बचे खुचे हिस्से होते हैं या जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी बायोमास में शामिल होता है। आइए पढ़ते हैं कुछ नाम इसके अंदर, जैसे कि ऑयल सीड के शेल्स, छिलके, ग्राउंड नट के शेल्स, मूंगफली के छिलके, हस्क यानी कि भूसा, बगास जो कि शुगर केन इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट था। और तुम पढ़ते हो ना कि बगास से पेपर बनता है और इसे ईंधन के रूप में यूज करते हैं, तो यही तो तुम पढ़ रहे हो। बगास एक बायोमास है और बायोमास से हम बायोफ्यूल बना रहे हैं। फ्यूल मतलब ईंधन ही तो होता है। नेक्स्ट है बेटा मोलासिस। मोलासिस जिससे अल्कोहल बनता है, शुगर केन इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। और इसके अलावा नारियल के शेल्स वगैरह या छिलके वगैरह। आगे बायोमास में और क्या क्या चीजें आती हैं? तो आपने पढ़ा था ना कि बायोमास हर उस ऑर्गेनिक मटेरियल को कहते हैं जो प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता हो। एनिमल मतलब तुम भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। तो बायोमास में एनिमल वेस्ट भी शामिल होता है। एनिमल वेस्ट या ह्यूमन वेस्ट जो होता है वो भी शामिल होता है। इसके अलावा बायोमास में हाउस होल्ड वेस्ट, घर से निकला हुआ जो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोमास। अब बायोमास पे मैंने इतना क्यों लेक्चर दिया वो तुम्हें समझ में आया होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन था बायोमास पर आधारित, और वैसे भी बायोमास से ही बायोफ्यूल बनाना है, तो बायोमास क्लियर होगा तभी तो बायोफ्यूल क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बायोमास कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज फ्यूल और कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड या फिर गैसियस फ्यूल। या तो आप बायोमास को डायरेक्टली ईंधन के रूप में यूज कर सकते हो, या फिर इसी बायोमास को आप या तो किसी तरल ईंधन में या तो किसी गैसियस ईंधन में भी परिवर्तित करके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोमास। एक सवाल तो हम लेना ही भूल गए थे पिछली बार का। एक सवाल चेक करिएगा, गैसीफायर पर आधारित आया था। बच्चे सोचते रह जाते हैं कहां से पढ़े, किस किताब से पढ़े, किताब में तो है ही नहीं, लेकिन पूछा तो है बेटा। और ये गैसीफायर अभी जस्ट आप पढ़ने जा रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा इस गैसीफायर का काम क्या होता है। टॉपिक क्या है? हमने अभी जस्ट पढ़ा कि या तो बायोमास को तुम डायरेक्टली ईंधन के रूप में यूज कर लो, या फिर इसे आप परिवर्तित कर सकते हो किसी तरल ईंधन में, किसी गैसियस ईंधन में। सो आइए पढ़ते हैं कन्वर्जन करने के तरीके। पीछे बोर्ड पर क्या लिखा है वो भी देखना, बट मेरी बातों को जरा ध्यान से आंख बंद करके सुनिएगा ना, तो हम इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि वो याद हो जाता है। बायोमास को लिक्विड या फिर गैसियस ईंधन में परिवर्तित करने के तीन तरीके। कितने तरीके? तीन तरीके। पहला तरीका बोलने जा रही हूं, सबसे पहला तरीका है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, बायोकेमिकल कन्वर्जन, ऑयल एक्सट्रैक्शन। थर्मोकेमिकल, बायोकेमिकल, ऑयल एक्सट्रैक्शन। थर्मोकेमिकल, बायोकेमिकल, ऑयल एक्सट्रैक्शन। थर्मो कभी भी आ रहा है मतलब हीट से, टेम्परेचर से जरूर रिलेटेड होगा। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन के तीन मेथड। कितने मेथड? तीन मेथड, कंबशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन। कंबशन, पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन। सवाल नंबर 1 बताने जा रहे हैं, बिकॉज पिछले बार का ही सवाल रिपीट नहीं होगा, लेकिन पिछले बार किस तरह के सवाल आए हैं ये समझ करके भी पढ़ना जरूरी है। कंबशन, पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन।
कौन से कन्वर्जन के तरीके हैं, थर्मोकेमिकल की बायोकेमिकल? थर्मोकेमिकल। आपको बता दूं कि अभी मैंने एक शब्द लिखा था गैसीफायर, अरे इसी गैसीफायर में तो ये गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है, गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है। और आगे की डिटेल क्लास में हमें यह भी पढ़ना होगा कि क्या डिफरेंस है इन तीनों के बीच में, कितने प्रकार के गैसीफायर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे कन्वर्जन की ओर, जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल कन्वर्जन। जो सिखा रहे हैं ना छोटी छोटी चीजों को, उन्हीं छोटी चीजों पर ध्यान देना है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जब तुम कह रहे हो बायोकेमिकल कन्वर्जन तो दिमाग लगाइए, क्या ये बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना, तभी तो नाम पड़ा बेटा बायोकेमिकल कन्वर्जन। समझना इसके अंदर क्या आता है। बायोकेमिकल कन्वर्जन के प्रोसेस से ही तो तुम बायोगैस बनाते हो। अरे बायोगैस कैसे बनता है? बायोगैस बनता है एनएरोबिक फर्मेंटेशन से। एक ऐसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है जहां पर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में फर्मेंटेशन होता हो। और फर्मेंटेशन तुम करते हो, हम करते हैं, पौधा करता है ना भाई ना। कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और तुमको क्या लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है? जिंदा है भैया, जिंदा है, तभी तो बायोकेमिकल कन्वर्जन कहा जा रहा है। तो सवाल नंबर दूसरा, बायोकेमिकल कन्वर्जन से क्या मिलेगा? बायोगैस मिलेगा। बायोगैस एरोबिक फर्मेंटेशन है कि एनाएरोबिक है? एनाएरोबिक फर्मेंटेशन है। तीसरा और आखिरी तरीका बायोमास कन्वर्जन का वो है ऑयल एक्सट्रैक्शन। अब ऑयल कहां कहां से मिलता है? तो ऑयल कायदे से सीड से मिलता है, ये तो क्लियर होगा। अब सीड दो तरह के होते हैं, या दाने दो तरीके के होते हैं, खाने योग्य और जो खाने योग्य नहीं है। एडिबल, नॉन एडिबल। नॉन एडिबल में जट्रोफा है, पुंगामिया जिसको तुम करंज कहते फिरते हो। साथ ही साथ एडिबल में तो हजारों एग्जाम्पल्स है, कितना बोलूं। तो एडिबल और नॉन एडिबल दानों से मिलने वाले ऑयल को बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है। और बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए हम इस ऑयल को, जो हमें एडिबल या नॉन एडिबल दानों से मिला हो, इसमें एक प्रोसेस करते हैं, इसमें एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। सुनने में भारी लगता है ये शब्द, लेकिन जब तुम पढ़ोगे इसकी परिभाषा सबसे लास्ट में तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। तो सवाल नंबर तीसरा कि बायोडीजल भैया लोग कौन से प्रोसेस से बना? कंबशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, ट्रांसएस्टरिफिकेशन, ट्रांसएस्टरिफिकेशन। सवाल नंबर पहला एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ये टॉपिक को सुनने के बाद। आंख बंद करो और साथ में रिवाइज करो। बायोफ्यूल बायोमास से बना, सही है भाई। बायोमास क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ जो कि या तो प्लांट से मिले या तो एनिमल से। फिर सारे प्रोडक्ट्स के नाम तुमने पढ़े थे, वो मैं रिपीट नहीं करवा रही हूँ। फिर हमने पढ़ा बायोमास का कन्वर्जन। बायोमास कन्वर्जन के तीन तरीके, थर्मोकेमिकल, बायोकेमिकल, ऑयल एक्सट्रैक्शन। थर्मोकेमिकल में तीन मेथड, कंबशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन। बायोकेमिकल से बायोगैस बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक फर्मेंटेशन। ऑयल से बायोडीजल बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाएगा? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। खत्म काम। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, लिख लेना बाद में, अभी बस सुनो और समझो, क्योंकि हर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, कुछ चीजों को यहां भी डालना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक बायोफ्यूल में देखो आगे क्या लिखा है। बायोफ्यूल किससे बनता है? बायोमास से बनता है। बायोफ्यूल में भी सॉलिड, ठीक है भाई, ये लिक्विड भी हो सकता है, अच्छी बात है, ये गैसियस भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। बायोफ्यूल जो है वो तीन रूप में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। नेक्स्ट, सॉलिड बायोफ्यूल के एग्जांपल ड्राइड, सूखे प्लांट के मटेरियल या फिर खाद, मैन्योर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड बायोफ्यूल का एग्जांपल, यही तो इंपॉर्टेंट है बेटा। लिक्विड बायोफ्यूल के दो टाइप, बायोइथेनॉल और दूसरा है बायोडीजल। और बायोडीजल कौन से प्रोसेस से बना बेटा? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। किसका तुमने ट्रांसएस्टरिफिकेशन किया? एडिबल सीड से मिलने वाले तेल का और नॉन एडिबल सीड से मिलने वाले तेल का। बायोइथेनॉल क्या, मैं उस पर भी आ रही हूँ। गैसियस बायोफ्यूल का सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है? बायोगैस। और वो जो तुम हमेशा से पढ़ते आए हो, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड CO2, पूरी दुनिया जानती है, कुछ नया नहीं है इसमें, मैं तो पढ़ाना भी जरूरी नहीं समझती हूँ इस चीज को। अब
इस समय पर 2017 में भी ये सवाल आया था, 2000 अगर आ जाए जब भी अच्छी बात है, आने वाले समय में तो वो सबसे बनता है बेटा, वो कोई आपका रैंक डिसाइड करने वाला क्वेश्चन बनेगा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि बायो इथेनॉल समझाएंगे, फिर से बायो वर्ड आया और बायो के साथ जुड़ा है इथेनॉल। अरे इथेनॉल क्या है? तो इथेनॉल अल्कोहल है और इस इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। लेकिन मैडम ये भी तो समझाइए कि इसमें बायो शब्द क्यों जोड़ रही हैं? इसीलिए जोड़ रहे हैं बिकॉज इथेनॉल लेबोरेटरी में भी बनता है, इंडस्ट्रीज में भी बना सकते हो, लेकिन ये जो इथेनॉल बनाए हो ये तुम प्लांट से बनाए हो। किससे बनाए हो? प्लांट से। चक्कर मारा क्या? नहीं नहीं नहीं, चक्कर खाने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, शुगर, शुगर से याद आया शुगर केन, शुगर बीट, सब में तो भर भर के शुगर है। शुगर का फर्मेंटेशन करोगे मिलेगा इथेनॉल। गन्ने में पाए जाने वाले शुगर का फर्मेंटेशन किए इथेनॉल, ये बायो इथेनॉल है, ये बायो इथेनॉल है बिकॉज ये प्लांट प्रोडक्ट से मिला। ये किससे मिला? प्लांट प्रोडक्ट से मिला। आइए पढ़ते हैं बायो इथेनॉल की परिभाषा जो इसके जस्ट बाद लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है। एक्चुअली यहां पर बायो जुड़ना जरूरी था। बायो इथेनॉल इज एन अल्कोहल ईंधन, सही है क्योंकि ये तो अल्कोहल ईंधन ही ना हुआ बेटा। मेड फ्रॉम द शुगर्स फाउंड इन द ग्रेन सच एज मक्का, सोरघम, वीट, एज वेल एज आलू का छिलका, धान, गन्ना, शुगर बीट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो इतना लंबा चौड़ा क्यों पढ़ेंगे? सिंपली समझो ना, कोई भी ऐसा क्रॉप जो शुगर का बढ़िया स्रोत है वो कुछ भी हो सकता है। इस शुगर को सड़ाओ, फर्मेंटेशन करो और क्या बनाओ? बायो इथेनॉल बनाओ। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ध्यान रखना, और ये आपको पढ़ के जाना है। क्या टॉपिक है? कैरेक्टर्स ऑफ बायोफ्यूल। कैरेक्टर्स ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल में ही बायोडीजल, बायो इथेनॉल सब आता है बेटा। वैसे मेनली हमारा ये जो फोकस रहने वाला है इस टॉपिक के अंदर वो बायोडीजल की ही प्रॉपर्टीज पर रहने वाला है। एक्चुअली ये केवल बायोडीजल की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये किसी भी ईंधन की प्रॉपर्टी जो है वो इन्हीं सब टॉपिक्स में बांट कर की पढ़ी जाती है। इसके अंदर भी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनों को अभी हम डिटेल में समझाएंगे बस आपको उतना ही पढ़ के पेपर के लिए जाना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में श्यानता कहते हैं। दूसरी है डेंसिटी, घनत्व। कैलोरीफिक वैल्यू, किसी भी चीज के जलने से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू, जलने से प्राप्त किए गए एनर्जी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। मेल्ट या फिर पोर पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लाउड पॉइंट बस नाम याद रखना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लैश पॉइंट पढ़ना है, एसिड वैल्यू पढ़ना है, आयोडीन वैल्यू पढ़ना है, सीटेन नंबर पढ़ना है। स्टेबिलिटी नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। कार्बन रेसिड्यू, एश परसेंटेज और सल्फर परसेंटेज। इतना सब कुछ लिखने का मतलब ये नहीं कि हम आपको डराएं, मैं तो आपको बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ा रही हूँ, क्लास में चीजें याद हो जा रही होंगी। बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी ईंधन में ये ए से लेकर के एम तक के जो पॉइंट्स हैं इसी के आधार पर हम किसी भी ईंधन की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। क्योंकि आपको आईसी इंजन्स भी पढ़ना है, वहां पर आपको फ्यूल सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, ये सब पढ़ना है, वहां पर दोबारा से इन सारे टॉपिक्स को टच करेंगे ही करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ जो कि है डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व बेटा, उसमें क्या लिखा है छोड़ दो, जो मैं लिखा रही हूं वो मुद्दे की चीज है। देखिएगा, अगर हम बात करें डेंसिटी की तो बायोडीजल को मैं शॉर्ट में बेटा बीडी लिख रही हूं। बायोडीजल की डेंसिटी होती है 877 से 884 kg प्रति मीटर क्यूब, बिकॉज डेंसिटी का जो यूनिट है वो यही होता है। वहीं अगर आप नॉर्मल डीजल के घनत्व को देखोगे तो ये होता है बेटा 835 kg पर मीटर क्यूब। यानी इससे ये सार निकलता है कि बायोडीजल का घनत्व नॉर्मल डीजल से ज्यादा होता है। और ये वैल्यू आपको याद करके जाना है, ये वैल्यू याद करके जाना है।
आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जो मैंने आपको समझा दिया, इसकी वैल्यू हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग बायोगैस के अंदर आएंगे। वहां पर मैं विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स के कैलोरीफिक वैल्यू का कंपैरेटिव स्टडी आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल बस दो चीजों को जानो। किसी भी चीज को जलने के बाद उसके द्वारा कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। आपने चावल खाया, चावल कार्बोहाइड्रेट है, पेट में तुम्हारे गया, वहां पर भी तो जलेगा, रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज करेगा ना, वो कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू को हीट ऑफ कंबशन भी बोलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मेल्ट पॉइंट या पोर पॉइंट। इस बॉटल में पानी है, अभी इसका ढक्कन खोल दे और इसको हम गिरा दें, ये होता है पोरिंग। किसी चीज का, किसी लिक्विड का गिरना पोरिंग कहलाता है। तो आइए पढ़ते हैं मेल्ट पॉइंट या पोर पॉइंट क्या होता है। ये वो मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है बिलो विच द लिक्विड लूजेस इट्स फ्लो कैरेक्टर। वो मिनिमम टेम्परेचर जिससे नीचे आने पर किसी लिक्विड के बहने की क्षमता खत्म हो जाती है, दैट इज नोन एज मेल्ट पॉइंट, ऑल्सो नोन एज पोर पॉइंट। जी हाँ, मन में सवाल आ रहा होगा कि सवाल कैसे आ सकते हैं। सवाल नंबर 1, मेल्ट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पोर पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बहना बंद कर देता है उसको क्या कहते हैं, मेल्ट पॉइंट या पोर पॉइंट कहते हैं। आगे, अच्छा इसकी वैल्यूज भी पढ़नी है, हर वैल्यू को यहां पर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी डरे हुए और डर जाओगे इंजीनियरिंग से। फ्लैश पॉइंट, आइए पढ़ते हैं फ्लैश पॉइंट की परिभाषा। द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर ऑफ डीजल फ्यूल या कोई भी फ्यूल is the minimum temperature at which the fuel will ignite on application of an ignition source। अरे कुल मिलाकर के ये याद रखो कि फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई ईंधन जलना चालू करता है। इग्निशन को हिंदी में कहते हैं प्रज्वलित। क्या कहते हैं, प्रज्वलित। बस इतना याद रखना है। और वो टेम्परेचर जिससे नीचे जाने पर कोई लिक्विड बहना बंद कर देता है उसको क्या बोलते हैं, अपना दिमाग लगाओ, मेल्ट पॉइंट या फिर और क्या कहते हैं, पोर पॉइंट। आगे बेटा, इसके आगे की चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक पॉइंट लिखा है नीट बायोडीजल। नीट मतलब साफ होता है, नीट एंड टाइडी बोलते हैं। साफ मतलब नीट बायोडीजल एक ऐसा बायोडीजल होता है जो प्योर होता है, 100% बायोडीजल, दैट इज नोन एज नीट बायोडीजल। इसका फ्लैश पॉइंट कितना होता है, 150 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं। आगे, एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू, अच्छा कभी सोचने की कोशिश की है कि ये जो बायोडीजल है तो भैया ऑयल, काइंड ऑफ एन ऑयल ओनली। ऑयल मतलब कहीं ना कहीं वसा का रूप है, और वसा या लिपिड या फैट बना होता है फैटी एसिड से। वसा अम्लीय जिसको कहते हो, या वसा अम्ल कहते हो जिसे, फैटी एसिड से। तो सिंपल आपको ये याद रखना है, एकदम इजी है बेटा। देखो एसिड वैल्यू, एसिड वैल्यू क्या बताएगा, नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड। नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड, किसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड की बात कर रहे हो, ईंधन में। फ्री फैटी एसिड, फैटी एसिड का मैंने हिंदी शब्द भी बोल दिया, वसा अम्लीय। वसा अम्ल जिसको बोलते हो, अम्लीय नहीं, वसा अम्ल बोलो। नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड किस चीज से इंडिकेट होगा, फ्यूल का एसिड नंबर से। आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट पर, जो कि है बेटा आयोडीन वैल्यू। सिंपली कैसे याद रखना, एसिड नंबर क्या बताया, फ्री फैटी एसिड की संख्या। उसी तरह से आयोडीन वैल्यू क्या बताता है किसी ईंधन के बारे में, तो आयोडीन वैल्यू बताता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है भैया, हमेशा याद रखो, तुम फ्यूल की बात कर रहे हो, बायोडीजल की बात कर रहे हो, काइंड ऑफ ऑयल ओनली। ऑयल का ही तो एक टाइप हो जाता है ये सारी चीजें। तो ध्यान रखना कि ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, केमिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में 3 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। डबल और ट्रिपल वाले को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं,
और इसको कहते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त। तो आयोडीन वैल्यू कुल मिलाकर के हमें ये बताता है कि ईंधन में कितने डबल बॉन्ड्स हैं। डबल बॉन्ड मतलब क्या, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसीलिए तो मैंने लिखा कि आयोडीन नंबर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। घबराना नहीं है बेटा, स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ना है, नहीं तो ऑप्शन तो है, इस बुक को खरीद लो और दोनों वॉल्यूम्स को पढ़ लो। बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, पढ़ लीजिए, मतलब स्टैंडर्ड बुक की बात, बिकॉज बहुत सारे सवाल आए थे इस प्रकार के, इसीलिए मैंने कहा बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। सीटेन नंबर या जिसे हम एनिलीन नंबर भी कहते हैं, आओ पढ़ते हैं ये क्या होता है। सीटेन टेस्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द इग्निशन क्वालिटी। इग्निशन वाला पॉइंट भी पढ़ा था, फ्लैश पॉइंट। इग्निशन क्वालिटी मतलब जल्दी जलेगा कि लेट से जल रहा है, इसी को हम दर्शाते हैं सीटेन नंबर से। इग्निशन क्वालिटी कौन बताया, सीटेन नंबर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कौन बताया, आयोडीन नंबर। फ्री फैटी एसिड की संख्या कौन बताया, एसिड नंबर। ऐसे याद होना चाहिए। सीटेन नंबर बायोडीजल का कितना है बेटा, 50 से 60 के बीच में होता है। नेक्स्ट, ऐश परसेंटेज। ऐश मतलब राख होता है, ऐश परसेंटेज। तो ध्यान रखिएगा कि ऐश इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मेटल्स कंटेन्ड इन द फ्यूल। ईंधन में पाए जाने वाले धातुओं का इंडिकेशन होता है कौन सा नंबर, ऐश नंबर। एसिड नंबर फ्री फैटी एसिड, फिर से रिपीट कर रही हूं। आयोडीन नंबर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को दर्शाता है। अभी जस्ट आपने एक और चीज पढ़ी थी कुछ देर पहले, सीटेन नंबर, ये क्या बताता है, इग्निशन क्वालिटी। ऐश परसेंटेज क्या बताता है, मेटल की मात्रा। यही तो लिखा है, ऐश इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मेटल्स कंटेन्ड इन द फ्यूल। नेक्स्ट है सल्फर परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। बायोडीजल इज अल्ट्रा लो सल्फर फ्यूल। जी हाँ, बायोडीजल जो होता है ये एक अल्ट्रा लो सल्फर फ्यूल होता है। अल्ट्रा लो मतलब सल्फर की मात्रा लगभग लगभग ना के बराबर होती है इसमें। सो आई होप आपको बायोफ्यूल, बायोमास, लिक्विड बायोफ्यूल जिसके अंदर बायो इथेनॉल, बायोडीजल आता है, फ्यूल की प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे की भी नोट्स तैयार हैं जिसमें हम बायोडीजल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरे मेथड्स वगैरह के साथ। इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में जुड़ना पड़ेगा। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी हो और अच्छा लगा हो, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।